हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि हम सबको पता है कि महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो उन्होंने प्रारंभ में इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से शुरू किया था, लेकिन बाद में इस आंदोलन ने हिंसा का मोड़ ले लिया था। इसका प्रमुख कारण ये था कि महात्मा गांधी तथा अन्य सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश सरकार ने उसी दिन यानी 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गिरफ्तार कर लिया था और अलग अलग स्थानों पर उनको नज़रबंद कर दिया गया था, जिनमें प्रमुख कार्यकर्ता थे महात्मा गांधी, जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, ये इनकी पत्नी थी। तीसरे व्यक्ति थे महादेव देसाई। इसके अलावा महिला सरोजनी नायडू। पांचवा कैंडिडेट था मीरा बेल। इसके अलावा प्रमुख नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। सातवें प्रमुख नेता मौलाना अब्दुल कलाम और लास्ट नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी नेताओं को ये जो पांच कैंडिडेट थे, इनको तो आगा खा पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनको अहमद नगर दुर्ग है, इसमें नज़रबंद कर दिया गया था। तो इन और ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इन सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार की सोची समझी चाल थी। उनका मानना था कि महात्मा गांधी व अन्य सभी कांग्रेस दल के नेता कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सके, इसलिए 9 अगस्त को यह आंदोलन शुरू हुआ था और उसी दिन इन सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने इसे अहिंसात्मक रूप से शुरू किया था, लेकिन जब कोई भी कार्यकर्ता नहीं बचा तो इस आंदोलन को संभालने वाला कोई नहीं था, इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा, जिसके कारण इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। इसके बाद कुछ ऐसे नेता उभरे जिन्होंने इस आंदोलन को संभाला था, जैसे उषा मेहता एक महिला थी। इन्होंने इस आंदोलन को प्रमुख तरीके से चलाया था और
इन्होंने भी लुक छिप कर सरकार से बचकर, ब्रिटिश सरकार थी वो इनको तलाश कर रही थी और ये भी छिपकर रेडियो प्रसारण के माध्यम से इस आंदोलन को चलाया था ताकि इनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए। लेकिन ये आंदोलन हिंसात्मक रूप ले लिया था और इसमें प्रमुख बात यह है कि इनकी मृत्यु यहाँ पर ही हो गई थी। नज़रबंद कर रखा था, इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो इनकी मृत्यु तो आगा खां में ही हो गई थी। दूसरी इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में अंतिम बड़ा आंदोलन था। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया क्योंकि इसी आंदोलन ने सारा काम कर दिया था। ब्रिटिश सरकार की जो नींव थी उसको हिलाकर रख दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन ने सीधा सीधा मानो ये बोल दिया हो ब्रिटिश सरकार को कि अब आपको भारत को कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये भारत छोड़कर चले जाओ। हमारी जो हालत है, आपने जो शोषण किया है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने 1757 से 1947 यानी इन 200 वर्षों के भीतर भारत का अत्यधिक शोषण किया, चाहे वो भू राजस्व के रूप में हो, चाहे किसानों पर कर लादने के लाद कर जो पैसे अर्जित किए हो, उन सभी से भारत का अत्यधिक शोषण किया और बुरी हालत में भारत को इस कगार पर ला दिया कि किसान यहाँ पर परेशान थे, सभी जनता यहाँ पर परेशान थी। तो ये आंदोलन उनको सीधा सीधा जवाब दे रहा था कि आप ये भारत छोड़कर चले जाओ, आपकी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। तो ये अपन ने ये भूमिका देखी। अब इस आंदोलन में जो कारण थे उन सभी की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर प्रमुख कारण थे कि क्रिप्स मिशन की असफलता, अगस्त प्रस्ताव से निराशा, द्वितीय विश्व युद्ध से आर्थिक स्थिति खराब, अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति, सर्वछार की नीति जिसे पीछे हटने की नीति भी कहा जाता है। इसके अलावा रंग भेद और नस्ल भेद की नीति, महात्मा गांधी के बदलते विचार। तो इन 7 कारणों में ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इन कारणों से ही इनका जन्म हुआ था। तो हम एक एक करके इन सभी कारणों को देखेंगे। तो वीडियो में आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, अपन एक एक कारणों को यहाँ पर देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देखते हैं। सबसे पहले अपन भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण क्रिप्स मिशन की असफलता। ये क्रिप्स मिशन भारत में आया था, लेकिन क्यों आया था इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि मार्च 1942 की प्रमुख घटना है जिसमें जापान ने भारत में ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण करने के लिए, जो भारत का पूर्वी सिरा है म्यांमार, भारत के पूर्व में पड़ता है ये, जिसे प्राचीन काल में बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ तक जापान की जो सेना थी वो यहाँ पर आ चुकी थी और भारत को खतरा मंडराने लगा था। ये सेना यहाँ पर आ चुकी थी।
इसको अपन नक्शे के आधार पर समझते हैं भारत का मैप बनाकर। ये नेपाल है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा आ जाएगा, ये अपन का राजस्थान, प्यारा राजस्थान, ये गुजरात का क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद में ये भारत का दक्षिणी सिरा, ये अपन को सबको पता है श्रीलंका है। ये यहाँ से ये भूटान है और ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ये भारत का पूर्वी सिरा आ गया। तो ये भूटान है और ये नेपाल है। तो यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है, यहाँ पर है म्यांमार। म्यांमार यहाँ पर पड़ता है, जिसे अपन बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जापान है। जापान ने यहाँ पर सेना लेकर भारत के पूर्वी क्षेत्र को घेर लिया था, क्योंकि यह भारत में जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश सत्ता, उस पर आक्रमण करना चाहते थे, बार बार आक्रमण करने की सोच रहे थे। लेकिन ये जो जापान था वो आक्रमण यहाँ पर क्यों कर रहा था, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो जापान सेना आ गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। राजनीतिक गतिरोध। इसी राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया ब्रिटेन से, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इनको ब्रिटेन से भारत में दिल्ली जो प्रमुख शहर है वहां पर भेजा गया था। ये 22 मार्च को भेजा गया था, 22 मार्च 1942 को यहाँ पर भेजा गया था, ताकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार बहुत चिंतित थी, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी थी और इसी समस्या को दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। इनके नाम पर ही इस क्रिप्स मिशन, जो मिशन था उसका नाम क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे बहुत नाराज थी। कांग्रेस पार्टी इससे बहुत नाराज थी, क्योंकि कोई भी एक्ट जब ब्रिटिश सरकार लेके आती थी तो वो भारतीयों के विपक्ष में ही होता था, भारतीयों के लिए उसमें कुछ भी नहीं होता था, बहुत सारी चीजें हैं। तो कांग्रेस पार्टी से नाराज थी, क्योंकि उनकी शर्तों को इस एक्ट में नहीं लाया गया था और इसका जमकर विरोध किया गया था। और यह भी कारण भारत छोड़ो आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। यहाँ पर एक सवाल रह गया था कि जापान इस पर आक्रमण क्यों कर रहा था। भारत पर आक्रमण, ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण करना चाहता था, भारत पर आकर भारत की जो जनता थी उन पर भी यह आक्रमण नहीं करना चाहते थे, सिर्फ ब्रिटिश सरकार से इनको परेशानी थी। लेकिन ये इस पर आक्रमण क्यों करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि 1942 का टाइम ऐसा टाइम था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से सितंबर 1945 को 1939 से 1945 तक चला। इस युद्ध में यह युद्ध दो विश्व के दो गुटों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मित्र राष्ट्र, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में समस्या नहीं आएगी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में अमेरिका, चीन,
फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल था। दूसरी तरफ यहाँ पर 3 राष्ट्र शामिल थे, जापान, जर्मन, इटली। यहाँ पर जो जर्मनी थे, हिटलर जो तानाशाही शासक था उसका राज था। आपको हिटलर की कहानी तो पढ़ी होगी। यहाँ पर प्रमुख मुसोलिनी ये भी तानाशाही शासक था। तो इनकी करतूतों के कारण ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो जापान इस कारण ब्रिटेन पर आक्रमण करना चाहता था, जो कि भारत को गुलाम बना रखा था, और ये जो ब्रिटेन था वो जापान के लिए खतरा था, इसीलिए ये इस पर आक्रमण कर रहा था। तो ये कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख माना जाता है। इसके बाद में अपन दूसरा कारण देखते हैं। दूसरे कारण की ओर भी नजर डालेंगे। दूसरा प्रस्ताव और आता है ब्रिटेन से, वो अगस्त प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव से निराशा, ये जो अगस्त प्रस्ताव था इससे भी भारतीयों को निराशा थी, क्योंकि 8 अगस्त ये एक्ट 8 अगस्त को आया था। 8 अगस्त 1940 को ये एक्ट आया था, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो यहाँ के वायसराय थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से बिना विचार विमर्श किए हुए ही यह एक्ट ला दिया, जिसे ये अगस्त माह में आया था, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त माह में आया था, इसी कारण इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी इससे बहुत नाराज थी, क्योंकि उनकी एक मांग थी, राष्ट्रीय सरकार की मांग। ये प्रारंभ से ही रही है, राष्ट्रीय सरकार की मांग, अपनी सरकार होनी चाहिए, राष्ट्रीय सरकार की मांग थी। उसको ब्रिटिश सरकार ने नकार दिया था, इसलिए जो एक ही सरकार रहनी चाहिए, जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, और दूसरी सरकार नहीं थी, ताकि इसी कारण जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपनी सरकार चाहती थी, जिसमें राष्ट्रीय सरकार की मांग की गई, लेकिन इस राष्ट्रीय सरकार की मांग को ठुकरा दिया। इसी कारण भारतीय जनता जो थी उसमें बहुत क्रोध था, और अब एक बड़ा आंदोलन करना ही था। तो यह कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म देने में प्रमुख माना जाता है। अपन भारत छोड़ो आंदोलन का चौथा कारण देखते हैं, यह महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से आर्थिक स्थिति या दशा शोचनीय या खराब। तो जैसा कि आपको हम सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध इस टाइम चल रहा था, 1942 के टाइम में।
द्वितीय विश्व युद्ध मध्य में था, यानी 2-3 साल बीत गए थे और इन सालों में यानी 3 साल बीत गए थे इस द्वितीय विश्व युद्ध को। इसी युद्ध में इन तीनों सालों में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, क्योंकि ये जो ब्रिटिश सरकार थी भारत का बुरी तरीके से शोषण कर रही थी, जिसमें संसाधनों चाहे संसाधन हो या चावल या खाद्यान्न हो या किसानों का शोषण हो, उन सभी की समस्या इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही भारत को झेलनी पड़ी थी। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। विश्व की जो बड़ी शक्तियां थी उनके बीच में युद्ध हो रहा था, लेकिन इस ब्रिटिश सरकार का भारत गुलाम होने के कारण यहाँ की धन संपदा को पूरी तरीके से इन्होंने शोषण किया। और इसमें हम पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे कि आर्थिक स्थिति किन किन क्षेत्रों में खराब की गई। तो पहला लिखो, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी संसाधन थे उन संसाधनों का उपयोग बुरी तरीके से किया गया, जिससे जो वस्तुएं थी उनकी कमी आएगी तो महंगाई अवश्य बढ़ेगी, और यहाँ पर जो संसाधन थे उन पर महंगाई बढ़ गई। महंगाई यानी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई और इस कीमतों में बढ़ोतरी की हानि भारत को उठानी पड़ी। यहाँ की जो जनता थी वो बहुत परेशान थी, इसलिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया। दूसरा, चावल एवं खाद्यान्न, अन्य जो खाद्यान्न थे, चावल में अन्य खाद्यान्न की समस्या। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन से काफ़ी सेनाएं मंगवा ली थी। इसी कारण उनके भोजन की व्यवस्था भी भारत से ही की जा रही थी, जिसमें चावल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर भोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए जो ये चावल थी उसका जमकर उपभोग किया गया। और ये जो खाद्यान्न की जो अन्य खाद्यान्न थे उनको ब्रिटेन भेजा गया, जिससे भारत में खाद्यान्न कम हुआ, समस्या बढ़ी और इसका प्रेशर किसानों पर थोपा गया। जिसमें तीसरा कारण फिर देखेंगे कि किसानों पर कर अधिक बढ़ाना, यानी जो ये सभी कमी हो गई थी, धन संपदा की कमी हो गई थी, उनको पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर कर अधिक लाद दिया। क्योंकि यह तो प्रारंभ से ही चलता आ रहा था, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा हुए और जितने भी सम्राट हुए भारत में, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को जब भी खराब हो जाती थी कोई युद्ध के कारण, तो इन किसानों पर कर अधिक लादा जाता था ताकि स्थिति खराब हो जाए, ताकि स्थिति को संवारा जा सके।
इन किसानों की स्थिति प्रारंभ से ही खराब रही है और आज भी किसानों की स्थिति खराब है, लेकिन पहले से तो काफ़ी बेटर है। पहले तो फसलें युद्ध के कारण खराब भी हो जाती थी, प्लेग की महामारी फैल जाती थी, टिड्डियाँ जो दल था वो इन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन तो ये जो किसान थे उन पर कर अधिक लाते द्वितीय विश्व युद्ध की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन पर कर लादा गया। तो ये जो कारण था ये महत्वपूर्ण कारण है और इस कारण को भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद में अपन चौथा कारण करते हैं, चौथा कारण के ऊपर नजर डालते हैं। चौथा कारण इस प्रकार था, अटलांटिक चार्टर। चार्टर क्या था? एक प्रस्तावित था, प्रस्ताव। अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति, अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति। लेकिन ये जो दोहरी नीति है इसको बाद में समझेंगे, पहले अटलांटिक चार्ट है क्या इसको समझते हैं। अटलांटिक चार्ट अमेरिका के राष्ट्रपति, ये बात है 14 अगस्त 1941 की। 14 अगस्त 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के उस समय के प्रमुख प्रधानमंत्री थे, इन दोनों ने अटलांटिक महासागर में एक जहाज में बैठकर, किसमें? जहाज में बैठकर काफी सारे मुद्दों पर बात की, जिसमें प्रमुख मुद्दा ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हो रहा है। इस युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के अधिकतर राष्ट्रों को अपनी सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा। अपनी वहाँ की जनता है जो अपनी इच्छा से सरकार बना सकती है। लेकिन जो विंस्टन चर्चिल था वो पीएम था ब्रिटेन का। इसको पूरी तरीके से यहाँ पर एक नीति इसने खेली कि ये जो ब्रिटेन का, आपको पता है कि ब्रिटेन का गुलाम भारत था और उस समय भारत ही नहीं था, एशिया प्लस अफ्रीका, ये दोनों महाद्वीपों में 200 से ज़्यादा छोटे बड़े राष्ट्र थे, उनको गुलाम बना रखा था। और यदि उन सभी को गुलाम बना रखा था, और ये इस नीति के द्वारा ये बोलता है कि जो उपनिवेशिक राष्ट्र हैं, भारत और अन्य उपनिवेशिक राष्ट्र हैं, जो ब्रिटेन के जो उपनिवेशिक राष्ट्र है और अन्य राष्ट्रों के जो हैं, उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये अलग से नीति खेली, इसे ही अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार बनाने का मौका भारत और अन्य उपनिवेशिक राष्ट्रों को नहीं दिया जाएगा। ये उनकी सोची समझी चाल थी, इसीलिए इसे अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए,
14 अगस्त 1941 की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, इन्होंने अटलांटिक चार्टर, जो अटलांटिक महासागर था, उसमें बैठकर काफी सारे मुद्दों पे बात की और सीधा सीधा कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सभी राष्ट्रों को सरकारें बनाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक चाल चल दी इन्होंने कि भारत व अन्य उपनिवेशिक राष्ट्रों को अपनी सरकार बनाने का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसे ही अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति के नाम से जाना जाता है और इससे भी भारतीयों को बहुत असंतोष हुआ, क्योंकि वो भारतीय लोग ही ब्रिटिश सरकार की नीतियों से परेशान होकर सरकार की मांग कर रहे थे, जिसे स्वराज्य भी कहा जाता है। तो ये भी कारण एक महत्वपूर्ण कारण रहा। पांचवा कारण सर्वछार की नीति, जिसे एक अलग नाम और है पीछे हटने की नीति के नाम से जाना जाता है। इसे सर्वछार की नीति, जिसे पीछे हटने की नीति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये सर्वछार की नीति है क्या आखिर में? ये ब्रिटिश सरकार की सोची समझी चाल थी, एक नीति थी, इस नीति में साफ साफ कहा गया था, ब्रिटिश सरकार की ये नीति जो थी उसमें ये प्लान बनाया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और जापान यदि भारत पर आक्रमण करता है और यदि हम उनसे हारते हैं तो यहाँ के जो भारत के जो संसाधन हैं, जिसमें इन संसाधनों में फसल, खाने पीने की वस्तुएं, मशीनें, तार यानी बिजली के तार, बिजली के जो सभी लाइटें हैं वो, और अन्य सभी संसाधनों को जलाकर हम ब्रिटेन भाग जाएंगे। ऐसा इसीलिए कर रहे थे वो, ताकि जब जापान की सेना आगे बढ़े तो उनको खाने पीने की चीज़ें न मिले और सभी संसाधन नहीं मिले, ताकि वो अंग्रेज़ों का पीछा नहीं करे और अंग्रेज सीधा ब्रिटेन भाग जाएं। क्योंकि जितने भी युद्ध हुए, वो जो युद्ध करते थे, जो सम्राट होते थे, वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके आते थे। जिस प्रकार वो आगे बढ़ते थे, क्षेत्रों को जीतता हुआ चलते थे, वहाँ पर उनको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन ये जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी सोची समझी चाल थी कि इन सभी संसाधनों को समाप्त करके हम ब्रिटेन भाग जाएंगे, जापान यदि हमारे पर आक्रमण करता है और हम परास्त हो जाते हैं। जब इस नीति का, इसे सरकार की नीति कहते हैं, और इस नीति का जब भारतीयों को पता चला तो और भी क्रोध से भर गए, क्योंकि उनको अब लगने लगा था कि दोनों तरफ खाई है, यदि अपन एक बड़ा आंदोलन करते हैं तब भी मरेंगे, यदि अपन भारत को उसी हाल पे छोड़ देते हैं तो भविष्य में कहीं ये जलाकर ब्रिटेन नहीं भाग जाएं अंग्रेज। इसीलिए अब इनको बड़ा आंदोलन करना ही था। काफ़ी परेशान हो चुके थे इस ब्रिटिश सरकार से, तो यह भी एक बड़ा कारण माना जाता है, यह भी प्रमुख कारण माना जा सकता है। छठा कारण,
ये जो सभी कारण है वो कुछ दीर्घकालीन है और कुछ कारण तात्कालीन है जो उसी समय घटे थे। छठा कारण रंग भेद या नस्ल भेद की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक भी लड़ रहे थे, क्योंकि यदि वो नहीं लड़ते तो उनको भारत से निष्कासित कर दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का राज था और परिताड़ित भी उनको किया जाता था। इसलिए ज़बरदस्ती उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था। तो जापान ने ब्रिटिश सेना को, जिसमें भारतीय सेना भी थी, उसको मलेशिया प्लस बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, यहाँ से ब्रिटिश सेना को जापान में बुरी तरीके से पराजित करके यहाँ से खदेड़ दिया जापान ने। अब जो ब्रिटिश सेना थी और भारतीय सेना थी वो भागकर भारत आएंगे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जो मलेशिया है ना, मलेशिया और बर्मा भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं, तो यहाँ पर भाग कर आएंगे। और यहाँ पर एक अलग ही भेदभाव देखा गया, क्योंकि ब्रिटिश जो सेना थी, जो अंग्रेज थे, उनको तो मलेशिया और म्यांमार से आने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी, जहाज़ों की व्यवस्था की गई थी, खाने पीने रहने के लिए तंबू की व्यवस्था, यानी उनको भारत आने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसमें जो भारतीय सैनिक थे, उनको भारत आने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई, न तो जहाज़ों की व्यवस्था की गई, न खाने पीने की व्यवस्था की गई। लेकिन ये भूख से मरते हुए यहाँ पर किसी प्रकार भारत में पहुँचे। भारत में पहुँचने के बाद वहाँ भारत के जो जनता थी उनको बताया अपना हाल कि ब्रिटिश सरकार कितना भेदभाव करती है, हमें उचित व्यवस्था नहीं दी गई, खाने पीने की चीज़ें नहीं दी गई भारत में आने के लिए। और इसके अलावा ये भी बताया कि जापान ने इस ब्रिटिश सरकार को, जो अंग्रेज है, उनको कई स्थानों पर खदेड़ दिया है। और यही सही मौका है कि एक बड़ा आंदोलन करने का, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है वो द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरीके से उलझी हुई है और इसी समय पर कोई एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और ये आंदोलन भी, ये जो कारण था, ये भी प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया, इससे परेशान थे। इसलिए अब ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ना चाहते थे। सातवां कारण देखते हैं, जो लास्ट कारण है, महात्मा गांधी जी के बदलते विचार। महात्मा गांधी प्रारंभ में तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का होना एक अच्छा मानते थे, लेकिन उनके सामने काफ़ी नीतियाँ सामने आई, भारत के ऊपर वो कितना शोषण करते थे, वो सभी नीतियाँ सामने आ गई। इस कारण अब ब्रिटिश सत्ता में विश्वास उठ गया। ये जो विश्वास था वो किस प्रकार उठा? एक चंपारण आंदोलन था,
आंदोलन जो बिहार में हुआ था, ये 1917 में हुआ था। इसके बाद खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, दाबाद आंदोलन, ये 1918 में हुआ था, ये 1918 में हुआ था। तो इनमें ब्रिटिश सरकार कितना भारतीयों का शोषण करता है वो इन आंदोलनों में सामने आ गया था, क्योंकि यहाँ पर नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैल गई, लेकिन उसके बाद भी कर वसूला जा रहा था, और कर इतना वसूला जा रहा था कि जो किसान था उसको अपना पेट भरने के लिए भी उतना अनाज नहीं बचता था, इतना यहाँ पर शोषण किया जाता था। इसी समय से जो महात्मा गांधी जी थे, उनका ब्रिटिश सत्ता पर विश्वास उठ गया था, और ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी के सफल आंदोलन हुए थे, और यहाँ से ही महात्मा गांधी की प्रसिद्धि बढ़ी थी। यहाँ से ही महात्मा गांधी की प्रसिद्धि बढ़ी थी। इसके बाद में भारतीय जनता का साथ लेकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, जो बड़ा आंदोलन माना जाता है। असहयोग आंदोलन, इसके बाद ये हुआ था 1920-21 में, 1920-22 में। और दूसरा आंदोलन था, बड़े आंदोलन है सभी में, अवज्ञा आंदोलन, ये 1930-31 तक चला था, ईसा तक। तो ये दोनों आंदोलन महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक रूप से चलाए थे, लेकिन ये आंदोलन असफल हुए थे और गांधी जी अब निराश थे। लेकिन ब्रिटिश सत्ता का 1942 तक आते आते ब्रिटिश सत्ता का शोषण पूरी तरीके से बढ़ गया था, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता को भी ऐसे लगने लगा था 1857 की क्रांति के बाद में कि हम ज़्यादा समय तक यहाँ पर रुक नहीं सकते, इसलिए जितना माल यहाँ से ले जाया जाए ब्रिटेन उतना ले जाया जाए। इसलिए ट्रेन का आविष्कार भी 1857 को ही कर दिया था, क्योंकि माल को ले जाने के लिए विशेष रूप से काम आता था। लेकिन ये दोनों आंदोलन असफल हो गए थे और जनता भी इनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, काफ़ी सारे नेताओं के कहने पर। तो अब महात्मा गांधी के विचार बिल्कुल पलट चुके थे, क्योंकि दमन चक्कर ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीके से बदल चुका था। अब महात्मा गांधी ने सीधे सीधे जनता से ये कह दिया कि करो या मरो, यदि भारत को बचाना चाहते हो तो एक बड़ा आंदोलन करना होगा। और यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि करो या मरो, करो या मरो, लेकिन भारत देश को आज़ादी दिलाओ। मरना तो वैसे भी है, करो या मरो। और महात्मा गांधी ने ये स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा, चाहे कितना भी खून खराबा हो, कितनी भी हिंसा हो, ये लास्ट आंदोलन है और इसमें पूरा जोश दमखम लगा दो। इसीलिए महात्मा गांधी के कहने पर जनता जुटी और एक बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने अपना एक विचार और रखा था कि मैं एक मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस
पार्टी से बड़ा संगठन बालू से कांग्रेस से बड़ा गठन तैयार कर लूंगा। अब ये समझना बिल्कुल जरूरी है कि इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा संगठन तैयार कर लूंगा। कांग्रेस पार्टी में तो एक विशेष नेता थे। इन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गए थे, इसीलिए जनता इनका साथ नहीं दे रही थी और इन्होंने असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से सफल होता होता रह गया। चौरा चौरी कांड को एक विशेष घटना बताकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसलिए जनता बहुत नाराज थी। दो गुट बने हुए थे। जो एक गुट तो वो था जो गांधी जी का विरोध करने लगा और एक गुट वो था जो गांधी जी का समर्थन करता था। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि यदि कांग्रेस पार्टी मेरा साथ नहीं देती है फिर भी मैं भारतीय जनता से उससे भी बड़ा संगठन बना लूँगा। और उन्होंने ये कर दिखाया। लेकिन महात्मा गांधी को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उनके द्वारा जो शुरुआत की गई थी वो धमाकेदार शुरुआत की गई थी। बम्बई की जो ग्वालियर टैंक में जो वर्धा में है, वर्धा में बम्बई में ग्वालियर टैंक है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें बहुत सारे भाषण दिए थे जिससे जनता के अंदर जोश दिखा था। तो हम भारत छोड़ो आंदोलन के सभी कारणों पर डिस्कस किया। इसके बाद अपन अगली वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ, किस प्रकार सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जाने के बाद भी इस आंदोलन को किसने संभाला इस आंदोलन को, और इस आंदोलन क्या सफल हुआ, क्या असफल हुआ, कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, वो सारी चीज़ें अपन इस जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें जानेंगे।